तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उर्वरक तथा खाद का उपयोग को जानते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो हम सभी को पता है कि किसी भी फसल को पोषक तत्व मिट्टी से मिलती है। तो कोई भी फसल है जिसका पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त होता है। उर्वरक और खाद का प्रयोग हम करते क्यों हैं और इसका अलावा कोई और उपाय है, इन सब बातों को यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, किसी भी खेत में लगातार कुछ वर्षों तक कोई फसलों को जब उगाया जाता है तो उस खेत के मिट्टी में पोषक तत्व की कमी आ जाती है और इस कमी के कारण क्या होता है कि फसल अच्छा नहीं उग पाता है, उपज बढ़िया नहीं हो पाता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम उर्वरक तथा खाद का प्रयोग करते हैं। तो उर्वरक और खाद का प्रयोग क्यों करते हैं जान चुके होंगे, समझ में आ गया होगा। और हम यहाँ पर लिख रखे हैं कि फसलों को पोषक तत्वों की प्राप्ति मिट्टी से होती है। किसी खेत में लगातार कुछ वर्षों तक किसी फसल को उगाया जाता है तो उसकी उपज में कमी आ जाती है। तो इसका एक कारण जो है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। तो इसी पोषक तत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए हम उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम उर्वरक तथा खाद का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, उर्वरक का प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति होने लगती है। तो इस तरह से उर्वरक तथा खाद का प्रयोग हम करते हैं। तो उर्वरक तथा खाद के अलावा कुछ अन्य उपाय हैं जो कि हम कर सकते हैं अपने फसल को अच्छा उपज पाने के लिए। तो वह कुछ अन्य उपाय, पहला जो है वह हमने बताया है कि एक या अधिक मौसम के लिए खेतों को परती छोड़ देना चाहिए। यानी परती छोड़ने का मतलब है कि इस दौरान में हम खेतों में कोई भी फसल नहीं उगाएंगे। तो कोई फसल नहीं उगेगा तो वह परती छोड़ा जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है कि पौधों तथा जंतुओं के अवशेष जमा हो जाते हैं, जिसका अपघटन होता है। जिसका अपघटन करने वाला किसानों का दोस्त सूक्ष्म जीव होते हैं और यही है कि इनके जंतुओं को पौधे के अवशेष को अपघटन करके मिट्टी के पोषक तत्व तथा उर्वरक शक्ति में वृद्धि कर देते हैं। तो पहला उपाय हम इस तरह से खेत को परती छोड़कर कर सकते हैं। और खेतों को परती छोड़ने के दौरान कोई फसल नहीं उगाकर, तो आपको पहला उपाय समझ में आ गया होगा। तो कुछ अन्य उपाय में दूसरा उपाय जो है वह है फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जिसको हम फसल चक्रण कहते हैं। हम जानते हैं कि अलग अलग फसलों की पौष्टिक आवश्यकता जो होती है वह अलग अलग होती है। अलग अलग फसलों की पौष्टिक आवश्यकता अलग अलग होती है। तो हम जानते हैं, पहले बताए हैं कि जब हम लगातार एक ही खेत में लगातार कई वर्षों तक एक ही प्रकार का फसलों को उगाते हैं तो मिट्टी में पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो उस मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए फसल चक्रण के द्वारा हम पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः पूर्ति के लिए क्या करेंगे कि कोई दो फसल लगाएंगे खेत में। कोई दो फसलों के बीच में क्या करेंगे कि दोनों पहले फसल और दूसरे फसल के बीच में फलीदार फसल लगा देंगे। फलीदार फसल में चना, मटर, मूंग, सोयाबीन, उड़द, मसूर है, इस तरह का फसल हम लगा देते हैं। तो दो
फसलों के बीच में फलीदार फसल को लगाना फसल चक्रण कहलाता है। यानी दो फसलों के बीच में कोई भी फसल एक दूसरा लगा देते हैं तो वह फसल चक्रण के रूप में आता है। फलीदार फसल लगाना चाहिए। फलीदार फसलों की जड़ जो होती है उस जड़ में ग्रंथि पाई जाती है। तो फलीदार फसलों की जड़ों में ग्रंथि पाई जाती है और इन ग्रंथि को नोडेल्स कहते हैं। नोडेल्स में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। इनके फलीदार फसल के जड़ में ग्रंथि पाई जाती है और ग्रंथि में राइजोबियम नाम के एक जीवाणु पाया जाता है। यह इसी ग्रंथि से अपना भोजन भी करता है और इसी को अपना वास स्थान भी बना लेता है। तो इस फलीदार फसल के जड़ के ग्रंथियों में भोजन भी करता है और उसी में वास स्थान बना लेता है। तो यह इसका तो वास स्थान यानी कि इसको घर भी मिल गया, राइजोबियम को घर भी मिला, भोजन भी मिला। इसके बदले में बेचारा क्या करता है, इसके बदले में जीवाणु ये जो है राइजोबियम वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल से लेकर के इसका स्थिरीकरण कर इसे नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं और इस प्रकार से बदलने से मिट्टी में पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। और तो फलीदार फसल के जड़ की ग्रंथियों और राइजोबियम जीवाणु को सहजीवन कहा जाता है। एक दूसरे के लिए जीने वाले सहजीवन कहलाते हैं। तो फलीदार फसल के जड़ की ग्रंथियों और राइजोबियम जीवाणु को सहजीवन कहेंगे क्योंकि राइजोबियम को इससे जीवन मिलता है और इसको फसलों को मिट्टी को राइजोबियम से अच्छा पोषक तत्व मिल पाता है। तो इस तरह से हम कुछ अन्य उपाय में दूसरा उपाय हम फसल चक्रण करके कर सकते हैं। तो सहजीवन में सहजीवी जो होते हैं वह सहजीवन में क्या होता है कि दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होता है एक दूसरे से। तो एक दूसरे से दोनों जीवों को लाभ प्राप्त होता है तो वैसे स्थिति को हम सहजीवन कहते हैं। क्या होता है कि जब फलीदार फसल की कटाई होती है ना, तब उसके जड़ की ग्रंथि में जो राइजोबियम यानी जीवाणु जो होता है उसके द्वारा निर्मित नाइट्रोजन के यौगिक खेतों की मिट्टी में मिल जाते हैं। नाइट्रोजन का यौगिक बताएं कि होता है, तो वह खेतों की मिट्टी में मिल जाता है तथा उस मिट्टी को ना उपजाऊ बना देते हैं। तो इस तरह से की जाने वाली फसल को इस तरह से उपाय जो हम उर्वरक खाद के अलावा करते हैं तो फसल चक्रण कहलाता है। तो क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा चलिए अब जानते हैं उर्वरक का उपयोग। उर्वरक का प्रयोग करते हैं हम। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक जो है वह रासायनिक पदार्थ है। यह विशेष पोषक तत्वों पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। कौन? तो उर्वरक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन सल्फेट पोटेशियम, ये सब उर्वरक है। ये सब उर्वरक है। उर्वरक जो है वह पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये सब की पूर्ति करती है मिट्टी में। तो उर्वरक का प्रयोग करते हैं अच्छा फसल पाने के लिए, अच्छा उपज भी हो। इसका जो निर्माण होता है उर्वरक का वह फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसका प्रयोग से गेहूं, धान, मकई का उपज जो होता है इसमें वृद्धि हो जाता है। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। यह विशेष पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन सल्फेट पोटेशियम यानी कि NPK, ये जो है उर्वरक है। इस तरह का उर्वरक मिलता है। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। उर्वरक का प्रयोग तो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। इसलिए इसका
उपयोग जो होना चाहिए वो बड़ा होशियारी से करना चाहिए। अगर होशियारी से न करेंगे तो फिर अच्छा फसल के साथ साथ मिट्टी का पोषक तत्व को भी समाप्त कर लेंगे। तो उर्वरक जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह फसलों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती है। इससे उर्वरक का अधिक जब हम प्रयोग करते हैं ना तो मिट्टी हमारा क्षारीय हो जाता है, क्षारीय अम्लीय बन जाता है और उर्वरता जो होता है वह समाप्त हो जाता है। उर्वरक जल में घुलनशील है, या वर्षा के जल में घुलकर आसपास स्थित जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। तो ये है उर्वरक का प्रयोग। उर्वरक के प्रयोग से लाभ, होने वाले लाभ और उससे होने वाले नुकसान दोनों को हम समझ पाएँ। तो हमारे ख्याल से ये अच्छा से समझ में आया होगा। खाद का प्रयोग, तो खाद का प्रयोग करते हैं हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि के लिए। खाद के प्रयोग से हमारे खेत में लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी खेत की मिट्टी में, उसका काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। तो ये खाद क्या है? तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से होता है। तो खाद समझ में आया होगा कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से होता है। तो पौधों के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से होता है। मिट्टी में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। खाद बनता कैसे है? तो किसान क्या करते हैं कि किसान एक गड्ढा खोदकर उसमें पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों को डाल देते हैं गड्ढा में, तथा ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों बाद ये अपशिष्ट जो होते हैं वह अपघटित होकर खाद में बदल जाता है, खाद बन जाता है। ये उस समय बदबू भी बहुत ज़्यादा करता है जब ये निकालते हैं लोग। ये जो है खाद, इसको जुताई के समय ही मिट्टी में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पोषक तत्व में वृद्धि हो जाता है और जलधारण क्षमता में भी वृद्धि होता है। तो जलधारण क्षमता और पोषक तत्व दोनों में वृद्धि हो जाती है। ये खाद करता क्या है कि यह मिट्टी को भुरभुरी तथा सरंध्र बनाता है, जिससे कि गैस का विनिमय आसानी से हो पाता है और हमारा फसल भी अच्छा हो पाता है, यानी मिट्टी का पोषक तत्व का पूर्ति हो पाता है। तो इस तरह उर्वरक तथा खाद का उपयोग को हम जाने और इसके कुछ अन्य उपाय को भी हम जान गए। तो हमारे ख्याल से आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा।